हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोलिक मशीन्स, टरबाइंस हम लोग खत्म कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे पंप। टॉपिक हमारा चल रहा था स्पेसिफिक स्पीड। थोड़ी सी कल हो गई थी टेक्निकल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से टॉपिक बीच में पड़ गया था छोड़ना हमें। तो आज वहीं से स्टार्ट करेंगे, इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। बट उसके पहले आप लोग जल्दी से क्या कर दीजिए, चारों तरफ इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सके जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, सब लोग आ जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बेटा हम लोग शुरू करते हैं स्पेसिफिक स्पीड एनएस। तो देखो क्या होता है स्पेसिफिक स्पीड। यहाँ पर आकर आवाज़ कल थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। ओके चलो मैं देख लूंगा चंद्र प्रताप उस फॉर्मूले को भी। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहा है कि हमारे पास दो टरबाइन है ए और बी, और ये दोनों टरबाइन क्या है, ज्योमेट्रिकली सिमिलर है। ज्योमेट्रिकल सिमिलर होने का मतलब है कि शेप, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन, ब्लेड एंगल एक्सेट्रा सब कुछ क्या होगा, दोनों टरबाइन का सेम होगा। लेकिन दूसरी टरबाइन को हम लोग इस तरीके से बना रहे हैं कि यूनिट हेड पर यूनिट पावर देता है। यानी कि अगर h की वैल्यू 1 मीटर होगी तो पावर आपकी क्या होगी, 1 यूनिट होगी। पावर आपकी क्या होगी, 1 यूनिट। तो इस टरबाइन की जो स्पीड होगी उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक स्पीड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है। तो एक टरबाइन हमारे पास ये है, एक टरबाइन हमारे पास बी है। ये टरबाइन मान लो बड़ी है, ये टरबाइन मान लो छोटी है, ठीक है। ये कुछ स्पीड से चल रही होगी n से, ये रोटेट कर रही है आपकी किससे, ns स्पीड से। अब इसकी खासियत क्या है कि जब यहाँ पर 1 मीटर का हम लोग हेड रखेंगे तो यहाँ पर जो पावर डेवलप होगी वो 1 यूनिट की होगी, 1 यूनिट, ठीक है भैया। तो ये जो स्पीड ns है इस वाली टरबाइन की, कौन सी टरबाइन की, जो टरबाइन 1 मीटर हेड पर 1 यूनिट पावर प्रोड्यूस करती है, उसकी स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक स्पीड बोलते हैं, स्पेसिफिक स्पीड। फॉर्मूला क्या होता है स्पेसिफिक स्पीड का, तो ns बराबर होता है n अंडर p अपॉन h की पावर 5/4, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये n कौन सी की है, इस वाली टरबाइन की स्पीड n है, इसका हेड h है, और ये कितनी पावर प्रोड्यूस करती है p। तो जो n, p और h है ये करस्पॉन्डिंग दूसरी टरबाइन के लिए। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो p होती है, ये पावर जो होती है k इंटू h की पावर 5/2 अपॉन n स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। k क्या है, कांस्टेंट। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, k की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, k की वैल्यू आएगी p n स्क्वायर अपॉन h की पावर 5/2, सही है भैया। तो हमारे पास हो जाएगा p1 n1 स्क्वायर अपॉन h1 की पावर 5/2 बराबर p2 n2 स्क्वायर अपॉन h2 की पावर 5/2। अब h1 को हमने 1 कर दिया तो p1 1 हो जाएगा, और n1 क्या बन जाएगा आपका, ns बन जाएगा, और n2 की जगह पर n लिख दिया, p2 की जगह पर p लिख दिया, और h2 की जगह पर h लिख दिया, और दोनों ओर क्या कर दिया हमने, स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्क्वायर रूट लेने पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला आपके पास आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब ये जो स्पेसिफिक स्पीड है इसकी यूनिट समझ लीजिएगा। इसकी यूनिट वो यूनिट नहीं आती है, मतलब वैसे तो n की जो यूनिट होती है वो होती है पर सेकंड, नंबर पर सेकंड। बट स्पेसिफिक स्पीड की यूनिट पर सेकंड नहीं होती है। इसकी स्पीड कैसे आएगी, इस तरह से। तो देखिए यहां पर ये जो n है इसकी यूनिट होगी t-1, पावर होता है ml स्क्वायर t-3। पावर की कैसे निकलेगा, पावर होता है बेटा वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स होता है ml t-2 इंटू आप क्या कर देंगे, l कर देंगे तो वर्क आ जाएगा, और उसको t से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ml स्क्वायर t-3, और इसकी पावर क्या हाफ, और नीचे h का डायमेंशन l। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास स्पेसिफिक स्पीड की यूनिट आ जाएगी m पावर हाफ, l पावर -1/4, t पावर माइनस का 5/2। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी फोर्स की टर्म में भी बोल देता है, तो उसके लिए पावर को आप लिख लेंगे फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पावर की यूनिट हो जाएगी FL t-1, अगर फोर्स की टर्म में पूछता है तो, ठीक है। तो आप हम इसको कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत, ठीक। अब ध्यान रखिएगा ns बराबर n अंडर p अपॉन h की पावर 5/4। यहां पर जो p होती है, p अगर आपका मीट्रिक हॉर्स पावर में है
तो एनएस को हम बोलेंगे कि एमकेएस यूनिट। देखो हर यूनिट को कुछ नाम दिया जाता है, जैसे फोर्स की यूनिट को न्यूटन बोला जाता है, प्रेशर की यूनिट को पास्कल बोला जाता है, करंट की यूनिट को एम्पियर बोला जाता है। ऐसे यहां पर जो ये पावर है इसको हमने कई सारी यूनिट है, एक हमने बोला मीट्रिक हॉर्स पावर। तो एनएस की जो यूनिट आएगी उसको हमने कुछ और नाम नहीं दिया, जो भी यूनिट आएगी उसको हम बोल देंगे एमकेएस यूनिट। अब कुछ बच्चे सोचते हैं एमकेएस सिस्टम में यूनिट, बिल्कुल, लेकिन एमकेएस सिस्टम में इसके लिए कोई यूनिट दी नहीं गई है, तो हम लोग इसको सिंपल सी बोल देंगे एमकेएस यूनिट। अब ये मीट्रिक हॉर्स पावर क्या होता है, तो 1 मीट्रिक हॉर्स पावर, तो पहले क्या था कि जो रेल होती है ना, रेल यानी कि कौन सी रेल, जिस पर ट्रेन चलती है, तो वो रेल ऐसा नहीं था कि स्टीम इंजन के साथ उसकी डिस्कवरी हुई थी, नहीं, उसकी डिस्कवरी बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन पहले उस पर ये हॉर्स कार्ट, घोड़े वाली गाड़ियां चलती थी, तो घोड़ा खींचता था इंजन की जगह उनको उस ट्रैक पर, तो वो इजी हो जाता था, ठीक है। तो उस इसलिए वहां पर पावर को हॉर्स पावर में बोला जाता है ब्रिटेन में। तो हॉर्स पावर क्या होता है, जब हम लोग 75 केजी के किसी ऑब्जेक्ट को ठीक है, और 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करवाते हैं, तो उसके लिए हमें जो फोर्स चाहिए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर बोल देंगे, ठीक है। मतलब फोर्स आप समझ रहे हो, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो 75 केजी इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये mg एक तरीके से क्या हो गया, फोर्स हो गया आपका, और 1 मीटर पर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। तो जाएगा 75 किलोग्राम फोर्स मीटर पर सेकेंड। तो 75 किलोग्राम की वजह से जो फोर्स लगता है और इंटू मीटर पर सेकेंड, इसका आप सॉल्व कीजिएगा, सारी वैल्यूज रख करते लगभग आएगा 736 वाट। तो हमारा जो 1 मीट्रिक हॉर्स पावर होता है वो होता है 736 वाट, ठीक है। तो अगर आप इस वाली टर्म में अगर यहां पर आप वैल्यू पुट कर रहे हैं पावर की, तो एनएस आएगा एमकेएस यूनिट में, ठीक है। एक होता है हमारा हॉर्स पावर या मैकेनिकल हॉर्स पावर या इंपीरियल मैकेनिकल हॉर्स पावर, ये होता है 746 वाट, 746, ठीक है। तो अगर पावर हमारी किलोवाट में, तब एनएस की स्पीड किस में होगी, एसआई यूनिट में होगी, एसआई यूनिट में, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। सर ब्रेक हॉर्स पावर बीएचपी यही होता होगा, तो आपको मालूम था वो ब्रेक जेट लगाया था हमने पेल्टन व्हील में, तो उसी के सेंस में होगा। चलिए, अब क्या होता है, कभी कभी ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि जो स्पेसिफिक स्पीड है इसको हमें डायमेंशन लेस फॉर्म में लिखना है। डायमेंशन लेस बोल दो, यूनिट लेस बोल दो, या इसी का नाम होता है शेप नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेप नंबर भी बोल देते हैं, ठीक है, शेप नंबर भी बोल देते हैं। तो इसमें करना हमें कुछ नहीं है, हम लोग क्या करेंगे कि जो पावर होगी इसे डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, रो से, और जो h है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, g से। तो फॉर्मूला बन जाएगा n√p/ρ, और यहां पर रहेगा GH की पावर 5/4। अब आप इसकी यूनिट निकालिएगा तो ये आपका यूनिटलेस आएगा, यूनिटलेस या डायमेंशन लेस। तो पावर यहां पर आपकी क्या है, याद रखिएगा, पावर यहां पर हम लोग रखेंगे वाट में, और n रखा जाएगा आपका RPS में, रोटेशन पर सेकेंड में, रोटेशन पर सेकेंड में। क्लियर है? चलिए, तो ये आपने याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। अब देखिएगा, किसी भी टरबाइन को जब हम लोग डिसाइड करते हैं तो स्पेसिफिक स्पीड जो है वो बहुत मैटर करती है, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत बार एक क्वेश्चन आया है, वो आपको हेड वगैरह सब कुछ देता है और कहता है कि स्पेसिफिक स्पीड कैलकुलेट करने को बोलेगा, और बोलेगा बताओ कौन सी जो टरबाइन है वो सुइटेबल रहेगी। तो हाँ, तो कि सर केवल फ्रांसिस टरबाइन आंसर है हर क्वेश्चन में। हाँ, अब इत्तेफाक हो सकता है कुछ भी डेटा ऐसा, लेकिन अगली बार तुक्का मत लगा देना, हो सकता है आंसर कुछ और भी हो जाए। तो देखो, पेल्टन व्हील विद सिंगल जेट, एक जेट है तो इसकी जो स्पेसिफिक स्पीड है एमकेएस यूनिट में वो 10 से 35 तक होती है। पेल्टन व्हील विद 2 और मोर जेट तो 35 से 60 होती है। फ्रांसिस के लिए 60 to 300 होती है। कैप्लॉन या प्रोपेलर के लिए 300 से 1000 होती है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पेल्टन की स्पेसिफिक स्पीड सबसे कम है, फ्रांसिस की उससे ज्यादा, और कैप्लॉन की सबसे ज्यादा। तो आप इसको PFK करके याद रख लीजिएगा, प्रोविडेंट फंड के पैसे, PFK प्रोविडेंट फंड के पैसे।
अब देखिएगा एसआई यूनिट में करस्पॉन्डिंग वैल्यूज तो 10 से 35 थी, 8.5 से 30, 35 से 60 था, 30 से 51, 60 से 300 है तो 51 से 225, 300 से 1000 था तो 255 से आपका 860। तो वैल्यूज एसआई यूनिट में थोड़ी सी कम आ रही है लेकिन ऑर्डर वही है। तो अगर आपको ये वैल्यूज याद हैं तो आप इनको रफली एक आइडिया लगा सकते हैं, रफ आइडिया यहां पर लग जाएगा। सर यदि यूनिट नहीं रहेगा तो डायमेंशन भी नहीं रहेगा, बिल्कुल सही बात है, यूनिट नहीं होगी तो डायमेंशन भी नहीं होगी। बिना यूनिट के डायमेंशन नहीं होगी लेकिन बिना डायमेंशन के यूनिट हो सकती है, जैसे एंगल के लिए। ये क्वेश्चन 31 वाली शिफ्ट में आया था। अच्छा ठीक है, क्लियर हो गया भैया। तो अब इस पर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। अब देखिए वो जो हमने पढ़ा था अभी स्पेसिफिक स्पीड, वो दो अलग अलग टरबाइंस के लिए था। ऐसी दो टरबाइन जो एक दूसरे के क्या थी, ज्योमेट्रिकली सिमिलर थी। बट कभी कभी क्या होता है, एक ही टरबाइन को, ये समझना बहुत जरूरी है कि कहां पर स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला लगेगा और कहां पर यूनिट क्वांटिटीज यूज होंगी। तो कभी कभी क्या होता है, एक ही टरबाइन को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हमें क्या करना पड़ता है, वर्क करके उस पर देखना पड़ता है, या उसको एनालाइज करना होता है, या उसको टेस्ट करना होता है अलग अलग कंडीशन में एक ही टरबाइन को। ठीक है, तो द स्पीड ऑफ अ टरबाइन वर्किंग अंडर अ यूनिट हेड, इसको हम लोग बोलते हैं एनयू। तो एनयू बराबर होता है एन अपॉन अंडर रूट एच। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, N1 अपॉन अंडर रूट H1 बराबर N2 अपॉन अंडर रूट H2। इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी टरबाइन की H हेड पर स्पेसिफिक स्पीड अगर N1 थी तो H2 हेड पर N2 होगी। तो यहाँ पर 4 अननोन है, N1 H1 N2 H2, कोई से भी 3 मालूम होंगे तो चौथा आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, कल खत्म हो जाएगा बच्चे, कल आपका खत्म हो जाएगा हाइड्रोलिक मशीन, डोंट वरी। दूसरा इसी तरीके से होता है यूनिट डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज पासिंग थ्रू अ टरबाइन वर्किंग अंडर यूनिट हेड। कोई टरबाइन अगर यूनिट हेड पर वर्क कर रही है तो उसमें से जो डिस्चार्ज पास हो रहा है उसे हम बोलेंगे यूनिट डिस्चार्ज। QU बराबर होता है Q अपॉन अंडर रूट एच। तो यहां से आ जाएगा Q1 अपॉन अंडर रूट H1 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन अंडर रूट H2। यहां से हम लोग कह सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसी तरीके से होता है यूनिट पावर। तो पावर डेवलप्ड बाय अ टरबाइन वर्किंग अंडर यूनिट हेड। तो यूनिट हेड पर कोई टरबाइन जितनी पावर डेवलप करेगी वही उसकी यूनिट पावर होगी। तो PU बराबर रहेगा P अपॉन H की पावर 3/2। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं P1 अपॉन H1 की पावर 3/2 बराबर P2 अपॉन H2 की पावर 3/2। ठीक है, ये रहेगा। देन एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, ये कल बता दी थी, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी पावर डेवलप्ड बाय रनर अपॉन नेट पावर सप्लाइड एट टरबाइन इंटेंस, जो कि गामा क्यू एच के बराबर होती है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, ईटा बी बराबर क्यू अपॉन क्यू प्लस डेल्टा क्यू। तो देखो हमने पानी सप्लाई किया क्यू प्लस डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू पानी का लॉस हो गया, डेल्टा क्यू का लॉस हो गया, बचा कितना क्यू। तो क्यू अपॉन क्यू प्लस डेल्टा क्यू वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है। ठीक है, जब तक बोला ना जाए इसकी वैल्यू हम 1 ले लेंगे, जब तक बोला ना जाए इसकी वैल्यू हम 1 ले लेंगे कि 100% डिस्चार्ज है वो स्ट्राइक कर रहा है। तो Q क्या है, वाटर स्ट्राइकिंग द रनर, एंड Q प्लस डेल्टा Q क्या है, वाटर सप्लाई टू द रनर, एंड डेल्टा Q क्या है, लॉस या लीकेज, लॉस या लीकेज। भाई साहब नवाबजादे भाई वो तो आप डिसाइड कर लेना, पूरा खत्म या आधा अधूरा। ठीक है, चलिए। मैकेनिकल एफिशिएंसी ई टाइम, ये होता है साफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, और साफ्ट पावर प्लस मैकेनिकल लॉस जो होता है वो रनर पावर के बराबर होता है, क्योंकि रनर पर जो इतनी पावर डेवलप होती है उसका कुछ लॉस हो जाता है और बची खुची पावर कहाँ पहुंचती है, साफ्ट पर पहुंचती है। ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी, तो साफ्ट पावर अपॉन नेट पावर सप्लाइड एट दी टरबाइन इंटेंस। ठीक है, टरबाइन इंटेंस, तो साफ्ट पावर अपॉन गामा क्यू प्लस डेल्टा क्यू इंटू एच नेट, क्योंकि गामा क्यू एच होता है, हमने डिस्चार्ज कितना दिया, क्यू प्लस डेल्टा क्यू दिया। अब ये अलग बात है कि लॉसेस नहीं है तो इसको हम लोग 0 मान लेंगे, और यहाँ पर नेट हेड जो होता है वो लेते हैं, आपको बताया गया है। तो जो ओवरऑल एफिशिएंसी होगी वो होगी ईटा एच इंटू ईटा एम इंटू ईटा बी। हालांकि ये अलग बात है कि ईटा बी को मैक्सिमम टाइम हम लोग 1 बोलते हैं, देन ये बच जाएगा ईटा एच इंटू ईटा एम। और कल हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी इस पर किए थे। ठीक है, देखो बेटा इस तरह के जो आपके कमेंट्स होते हैं ना कि कब खत्म होगा, अभी आज तीसरी ही क्लास है, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे आप इस टॉपिक से कितनी जल्दी बोर हो गए या परेशान हो गए। अब आप ऐसे आधी बातें करेंगे
तो फिर तो सच में फिर आधा अधूरा खत्म करना पड़ेगा कि भाई आप पढ़ना नहीं चाह रहे। वो भी एक बच्चा बोले ठीक है, 2-3 बच्चे बोलते हैं, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो ना यार, आपके लिए पढ़ा रहे हैं, किसी और के लिए थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, वो भी ऐसे टॉपिक जो आपको कहीं और पढ़ने को नहीं मिलते। ठीक है, तो इस तरह की बातें मत कीजिए, कृपया कर पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, नहीं तो फिर मैं वही है कमेंट्स को इग्नोर करना स्टार्ट करूंगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और आपको पहले बताया जा चुका है कि हर क्लास में हम लोग इस तरह के, ठीक है, एक एक दो दो टॉपिक आपके डिफिकल्ट वाले जो हैं वो करते रहेंगे। ठीक है, करते रहेंगे। चलिए अब पहले जितना पढ़ा है उस पर क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिक पंप स्टार्ट करेंगे। एक न्यूमेरिकल कीजिए फटाफट जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताइए भैया इसका आंसर, सॉल्व कीजिए फटाफट, फटाफट सॉल्व कीजिए। हाँ जी, क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है जेट ऑफ वाटर इशू फ्रॉम अ 5 सेंटीमीटर डायामीटर नोजल। एक 5 सेंटीमीटर डायामीटर का नोजल है, इसका जो डायामीटर है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर यानी कि 0.05 मीटर है। ठीक है, ओके। हेल्ड वर्टिकली अपवर्ड एट अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड से वाटर जा रहा है। इफ एयर रेजिस्टेंस कंज्यूम 10% ऑफ द इनिशियल एनर्जी ऑफ द जेट देन इट वुड रीच अ हाइट अबव द नोजल। आंसर क्या है आपका 19.92। मुरलीधर गौड़ बेटा थोड़ा सा गड़बड़ है, संजीव जी का आंसर सही आ रहा है 18.35 मीटर। ठीक है, कोई बात नहीं शशांक जी, देर आयद दुरुस्त आयद, ठीक है, देर से आए लेकिन कोई बात नहीं। तो बेटा सिंपल सी बात है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसी को डेटम मान लेंगे। तो यहां पर इनिशियल एनर्जी क्या होगी, हेड v² प्लस 0 प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर अपॉन गामा, यही तो होगा, इजिकल्स टू, मान लो ये यहां तक जा रहा है h हाइट तक, तो उसके पास जेड मान लो, उसको डेटम मान लो, प्लस वहां पर क्या हो रहा है आपका भैया, जो वेलोसिटी हेड है वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। प्लस भैया आपका प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला वही रहेगा, और प्लस क्या, हेड लॉस, प्लस क्या, हेड लॉस। तो देखिए पी ए अपॉन गामा से पी ए अपॉन गामा खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया, और हेड लॉस आपका कितना है, हेड लॉस है आपका 10% यानी कि 0.1 v²/2g, जो कि इधर आ जाएगा, तो आपके पास z हो जाएगा 0.9 टाइम्स v²/2g। ठीक है, सब कुछ आपको मालूम है, सॉल्व कर लीजिएगा। तो 0.9 इंटू वेलोसिटी 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400/2, और इसको आप मान लो 9.9 मान के लो, है ही 9.81। ठीक है, ज़्यादा क्लोज वैल्यूज तो नहीं है, अगर मैं इसको 10 ले लूँ थोड़ी देर को, एटीन पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 18 से थोड़ा सा ही ज़्यादा आएगा, तो आंसर आपका ए ही होगा, बाकी तो आप कैलकुलेशन कर ही लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, दूसरा तरीका भैया अपना क्लास 11 फिजिक्स का था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपके पास, हाफ mv², लेकिन हम लोग क्या लेते थे, पर यूनिट वेट, तो अपॉन mg,
इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, और अपॉन में क्या करेंगे ये भी mg, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 10% एनर्जी का लॉस हो गया है तो माइनस राइट साइड में प्लस ही करना पड़ेगा हेड लॉस, तो वो जाएगा आपके पास 0.1 और इंटू हाफ mv स्क्वायर अपॉन mg। ठीक है, समझ रहे ना mg से क्यों डिवाइड, क्योंकि पर यूनिट वेट लेना पड़ता है, तो ये तो सब में से खत्म हो जाएगा, m सब में से खत्म हो जाएगा, बाकी आप समझदार हैं कर लेंगे। तो इस तरीके से भी हम लोग इस प्रॉब्लम को कर सकते थे। हाँ जी, इंजीनियरिंग सर्विसेज का ये क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से पेल्टन व्हील के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, तो पेल्टन के क्वेश्चन नहीं कर रहे हम, ये क्वेश्चन कीजिए ना भैया। रटा रटाया आंसर मत दीजिएगा मुझे, और रटा रटाया आंसर मत दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। टू जनरेट 10,000 हॉर्स पावर अंडर अ हेड ऑफ 81 मीटर while working at a speed of 500 rpm, the turbine of choice would be, तो क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक स्पीड n अंडर रूट p अपॉन h की पावर 5/4। आंसर तो आप लोग इसका बता ही दोगे, मुझे पता है। सर कोई ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो 100% आने ही होते हैं, क्वेश्चन तो नहीं होते बेटा ऐसे कि 100% आएंगे, लेकिन टॉपिक जरूर होते हैं जो 100% आते ही आते हैं, ऐसे टॉपिक जरूर होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, n मालूम है, h मालूम है, p मालूम है, स्पेसिफिक स्पीड आ जाएगी। फिर इस स्पीड को देखेंगे किसकी रेंज में आ रही है, पेल्टन व्हील की रेंज में है, फ्रांसिस की रेंज में है, या कैप्लॉन की रेंज में है। 10 से 60 के बीच में है तो पेल्टन बोल देंगे, 60 से 300 की रेंज में है तो फ्रांसिस बोल देंगे, और 300 से 1000 की रेंज में है तो कैप्लॉन या प्रोपेलर होगा। कोई दिक्कत? तो आंसर तो आपको पहले से मालूम है, बट सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इस पावर हेड एंड सब आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आप वैल्यूज पूछ कीजिएगा। डेटा भी आपको ऐसा दिया है कि आप इजीली सॉल्व कर सकें। 3 या 9 या 27 या 81, तो ये 3 की पावर 4, उसकी पावर 1/4 कैंसिल रहेगा, तो 3 की पावर 5 बचेगा, ठीक है। तो वैल्यू आपकी आएगी 205। अब 205 किसकी रेंज में आ रही है, 60 से 300 के बीच की रेंज में आ रही है, इसलिए टरबाइन होगी फ्रांसिस, टरबाइन होगी फ्रांसिस आपकी, ठीक है भाई। चलिए अब इसमें देखो एक बल्ब टरबाइन के बारे में और ऑप्शन था, तो बल्ब टरबाइन समझ लो क्या है। बल्ब टरबाइन, बल्ब टरबाइन इज अ रिएक्शन टरबाइन। तो पहली बात तो बल्ब टरबाइन क्या है, आपकी एक रिएक्शन टरबाइन है ऑफ कैप्लान टाइप विच इज यूज्ड फॉर एक्सट्रीमली लो हेड। तो कैप्लान जो है वो लो हेड के लिए यूज होती है, और जो बल्ब टरबाइन है वो बहुत ज्यादा लो हेड होता है, वहां पर यूज होती है। द मेन डिफरेंस फ्रॉम कैप्लान टरबाइन इज दैट द वाटर फ्लोज इन अ मिक्स्ड एक्सियल रेडियल डायरेक्शन इनटू अ गाइड वेन केस एंड नॉट थ्रू अ स्क्रॉल केसिंग। तो केसिंग वगैरह अलग होती है, हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। h की पावर 5/4 कैसे सॉल्व होगा बिना कैलकुलेटर, बता तो दिया बेटा, अब ये भी हम ही सिखाएंगे। हाँ, मैथ्स नहीं पढ़ी कक्षा 12 तक। h 81 की पावर 5/4 है, तो बेटा 81 होता है 3 की घात 4 और इसकी घात 1/4। तो अपने यहाँ क्या होता था, जब ये पावर a की पावर b की पावर c होती तो पावर मल्टीप्लाई होती थी, तो शायद 4 से 4 कट जाएगा तो 3 की घात 5। अब मेरे ख्याल से गुणा करना आता होगा, तो ये 81 गुणा 3 हो जाएगा, 3 की घात 5 को लिख सकते हैं 81 गुणा 3। 81 को मान लेना 80, 81 को क्या मान लेना 80, तो ये होगा 500 गुणा 100 और बटे 80 गुणा 3। 0 से 0 काट देना, 8 या 24 होगा, उसको 25 मान लेना, 25 दूनी 50, तो 200 आ गया वैल्यू, ठीक है। तो आप रफ कैलकुलेशन इस तरीके से कर सकते हो। सर पावर किलोवाट में होगा तो फिर एसआई यूनिट में देखेंगे, अगर पावर किलोवाट में है तो एसआई यूनिट में, यही तो बताया मैंने। हॉर्स पावर में है तो एमकेएस, किलोवाट में है तो नहीं। हेड की रेंज से नहीं बता सकते, जो तरीका है उसी तरीके से कीजिए, क्योंकि हेड की रेंज क्या होती है, ओवरलैप करती है, इसीलिए आपको वो हमने बताया भी नहीं है।
ठीक है, वही आपको बताया भी नहीं इसी वजह से। चलिए बाकी स्टेटमेंट पढ़ लो, हमने पहले बता दिया, यहाँ पे लिखा भी है, इफ पावर इज इन मीट्रिक हॉर्स पावर देन स्पेसिफिक स्पीड इज इन एम के यूनिट, इफ पावर इज इन मीट्रिक किलोवाट देन स्पेसिफिक स्पीड इज इन एसआई यूनिट। और यही वजह है जो आईएएस मास्टर का सोल्यूशन जो है वो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि आईएएस मास्टर के सोल्यूशन में ये खास बात है कि जनरली जो बच्चे के दिमाग में डाउट होता है वो सारा का सारा सोल्यूशन में छाप देता है। इनफैक्ट देखो ना, अगर ऑप्शन में बल्ब टरबाइन था तो उसने देखा कि पेल्टन बच्चा जानता है, कैप्लॉन बच्चा जानता है, फ्रांसिस बच्चा जानता है, बल्ब टरबाइन नहीं जानता, तो उसने सोल्यूशन में क्या कर दिया, बल्ब टरबाइन के बारे में एक छोटा सा नोट उसने लिख दिया। हालांकि गूगल आप लोग कर सकते हो, बट उसने इतना काम आपके लिए कर दिया, इसलिए मैं हमेशा आपको जो कहता हूँ वो आईएएस मास्टर के सोल्यूशन को प्रेफर करने को बोलता हूँ। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कीजिए। हाँ जी, आप कंचन सर से एक बार पढ़ के देखिए सर, डिवाइन फीलिंग पढ़ा था मैं उनसे मेंस के लिए जब गया था, एक क्वेश्चन को लेकर उनसे थोड़ा सा हल्का सा आर्ग्यूमेंट भी हो गया था थर्मल स्ट्रेस का एक क्वेश्चन था। तो फॉर अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विद रिएक्शन टरबाइन इज ड्राफ्ट ट्यूब एट द एग्जिट फ्रॉम द टरबाइन इज ऑलवेज इमर्ज्ड इन वाटर। ठीक है, तो जो एग्जिट होता है आपका ड्राफ्ट ट्यूब का वो कहां पर रहता है, हमेशा वाटर में सबमर्ज रहता है। ठीक है, आंसर इज ए। भैया सर हैं, हम वहां पे स्टूडेंट थे, तो ऑब्वियसली बात है जीतना तो उन्हीं को था। वो एक्चुअली पता नहीं कि जो कॉन्सेप्ट था वो, हालांकि चलो खैर नहीं बोलना चाहिए यहाँ पर। लार्जर एंड इज सबमर्ज्ड बिलो वाटर लेवल एट टेल रेस्ट, बिल्कुल सैमुअल जी, अब पुरानी बात होगी, छोड़ो उसे यार, जो छूट गया सो छूट गया, अब आगे बढ़ो, पढ़ाई करो। हाँ जी, ये क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, जरा जल्दी से आंसर कीजिए इसका, जल्दी से आंसर कर दीजिए। सर एनएस की जो आपने रेंज बताई है वो एक बार देखिए, अलग है, वो आईएएस मास्टर का ही सोल्यूशन है बेटा, उन्हीं का दिया हुआ है, बाकी मैं एक बार और देख लूंगा वही है। ये हो सकता है कि एसआई और एम के यूनिट वाली होगी, फिर भी मैं एक बार देख लूंगा आप कह रहे हैं तो। ठीक है, चलिए ऑप्शन दिखाएं आपको, तो ये रहे आपके ऑप्शंस, ये रहे आपके ऑप्शंस। ये रहे आपके ऑप्शंस। ठीक है, तो देखिए भैया, सबसे पहली बात इंपल्स टरबाइन की बात हो रही है, तो द प्रेशर एंड वेलोसिटी बोथ चेंजेस एज द वाटर फ्लो थ्रू टरबाइन। नहीं, प्रेशर जो होता है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक होता है, तो प्रेशर चेंज नहीं होता है, तो पहला आपका गलत हो गया, पहला जैसे ही गलत हुआ, ना तो ये होगा ना ये होगा। दूसरा कह रहा है प्रेशर थ्रू आउट रिमेन्स एटमोस्फेरिक एंड द वेलोसिटी अलोन चेंजेस, बिल्कुल। अब एक बात देखो, यहां पर मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने का।
पहला और दूसरा दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, पहला और दूसरा दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो या तो पहला ही सही होगा या दूसरा ही सही होगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। हालांकि उन्होंने दोनों एक साथ ऑप्शन में दिए भी नहीं है, इससे 50-50 करने में आसानी हो जाती है ना। ऑल दी अवेलेबल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। वाटर इज एडमिटेड ओवर द एंटायर सर्कमफ्रेंस ऑफ द रनर, नहीं, पूरे सर्कमफ्रेंस पर नहीं आता है, जेट के थ्रू, जहां जहां जेट हिट करेगा वहीं वहीं पर वाटर जो है वो मिलेगा। वाटर इज एडमिटेड ओनली थ्रू दी नोजल, बिल्कुल सही बात है, नोजल से हिट करता है। तो दूसरा, तीसरा, पांचवा, ठीक है, 235। अगला सवाल, इस तरह के सवाल पता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज और जेई के एग्जाम्स के लिए। पंप खत्म हो गया, हाँ मैडम बहुत देर, कब आए हो? पार्टी खत्म हो गई, अब कह रहे हो कि खाना बचा या नहीं बचा? खत्म, पंप खत्म, अब तो क्वेश्चन चल रहे हैं, अब तो क्वेश्चन चल रहे हैं। इन केस ऑफ सेमी सर्कुलर वेन्स द थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द व्हील कैन बी, तो आपको बताया था सेमी सर्कुलर, तो 100% से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो हाय सी कौन बोल रहा है भैया? 100% कल करवाया नहीं क्या क्वेश्चन? ये 100% भाई साहब, कौन सी दुनिया में हो आप लोग? तो फॉर्मूला ये बताया था आपको, थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील ईटा मैक्स बराबर, पेल्टन व्हील कह लो या दूसरा कह लो, सॉरी सर घर में अतिथि आए, अतिथि देवो भव, अतिथि तुम कब जाओगे। तो 1 + cos φ/2, प्लस साइन कब लेते थे? जब ये एंगल क्या था आपका, ब्लेड एंगल था। जब डिफ्लेक्शन एंगल था तो यहां पर माइनस था, 1 - cos थीटा। तो 1 - cos थीटा रखोगे तो थीटा की वैल्यू 180 रखोगे तो -1 माइनस का 1 2/2 1 हो जाएगा। या यहां पर 5 ब्लेड एंगल रखोगे तो 5 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 + 1 2/2, 100%। कल बताया तो था यार, ये इतनी गलती कैसे करते हो? ठीक है, अगला सवाल। अब ये सवाल ऐसा होता है कि जनरली आपको मिलेगा नहीं, थ्योरी पढ़ोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है प्रीवियस नॉलेज से। कैसे होगा आप बताइए? बिल्कुल, थीटा 0 होता है सेमी सर्कुलर में। तो इसको हमने क्या बोला था कि ये आप वेंचुरी मीटर के कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो। तो इसका आंसर होगा ए, 6 डिग्री। क्यों? लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए, लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। तो विदाउट रेजिडुअल वर्क इन द फ्लो एट द एंट्रेंस टू अ ड्राफ्ट ट्यूब। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, इस तरीके से आपका एक्सपेंशन होगा। तो एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, ग्रेजुअली होना चाहिए, सडन एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, ये जो एंगल होगा, दिस एंगल शुड बी लेस देन 6 डिग्री। ठीक है, पेल्टन के क्वेश्चंस बहुत कर लिए। ये 4 वे वाला सब आपको ये सब कल बताएंगे, जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। अब ये सवाल देख रहे हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। और पहला ही स्टेटमेंट लिख दिया, ड्राफ्ट ट्यूब डिक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ अ टरबाइन। हाँ, डाइवर्जिंग पार्ट ऑफ वेंचुरी मीटर, बिल्कुल सही बात। तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा, बिकॉज ड्राफ्ट ट्यूब एफिशिएंसी बढ़ाता है ना कि घटाता है। ठीक है, ना कि घटाता है। अगला सवाल फिर से देखिए, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार पावर आपकी किलोवाट में। इस बार पावर क्या है, किलोवाट में। टू जनरेट 8100 किलोवाट अंडर अ हेड ऑफ 81 मीटर while working at a speed of 540 rpm, what type of turbine is suitable? तो अगेन आप ns बराबर n √p/h की पावर 5/4,
वैल्यूज रखिएगा, ठीक है, कैलकुलेट कीजिएगा 200। तो 200 किसकी रेंज थी? फ्रांसिस की रेंज थी, फ्रांसिस की रेंज थी, ठीक है भैया, फ्रांसिस। अगेन आंसर जो होगा इसका डी आएगा। अगला सवाल, टू पेल्टन टर्बाइन्स ए एंड बी हैव द सेम स्पेसिफिक स्पीड एंड आर वर्किंग अंडर द सेम हेड. Turbine A produces 400 kilowatt at 1000 rpm. If turbine B produces 100 kilowatt, then its rpm is. क्या सवाल है ये? दोनों की स्पेसिफिक स्पीड क्या है? सेम. तो N1 अंडर P1 अपॉन H1 की पावर 5/4 इज इक्वल्स टू N2 अंडर P2 अपॉन H2 की पावर 5/4. लेकिन हमें बोल रहा है कि A और B की स्पेसिफिक स्पीड जो है वो सेम है एंड वर्किंग अंडर दी सेम हेड भी सेम है. जब हेड सेम है तो भैया हेड को उड़ा दो, वैसे मत उड़ाना, ऐसे उड़ाना, दोनों के हेड को उड़ा दो. अब N1 आपको मालूम है टर्बाइन ए प्रोड्यूसेस 400 किलोवाट एट 1000 आरपीएम. तो 1000 अंडर रूट में 400 तो बराबर N2. तो आंसर क्या 2000 हो जाएगा? आंसर 2000 हो जाएगा. 11:30 पर नहीं, क्लास तो 11 बजे है ना आज, शायद आज तो 11 बजे है ना. इवेंट दोबारा चेक कर लेना मिक्स्ड क्वेश्चन का, ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चंस का. अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टर्बाइन्स, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज टर्बाइन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पेसिफिक स्पीड इज. तो क्या करेंगे? प्रोविडेंट, फंड के पैसे. तो प्रोविडेंट यानी कि 2, फंड यानी कि 1 और के यानी कि 3. तो 213 यानी कि आंसर इज बी. आंसर इज बी, ठीक है. अजय सर की क्लासेस कल से बहुत धांसू होने वाली हैं, क्योंकि जब पहले दिन कोई विघ्न हो जाता है तो कहा जाता है, मतलब ना, अब कुछ बड़ा कुछ अच्छा होना होता है तो उसके पहले कुछ अशुभ थोड़ा बहुत होता ही है ना. तो कीजिएगा कल से वहां भी क्लासेस. अगेन देखो फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है. 7000 किलोवाट पावर अंडर अ हेड ऑफ दिस, इतना आरपीएम, कैलकुलेट स्पेसिफिक स्पीड एंड टाइप ऑफ टर्बाइन. कर लीजिएगा इसको, मैं पीडीएफ आपको मिली जाएगी, कर लीजिएगा. हाँ जी, इस सवाल को कीजिए फटाफट. In all reaction turbines the maximum efficiency, the velocity of swirl या whirl एक ही बात होती है. हाँ जी, तो वर्ल वेलोसिटी कहां पर जीरो करते हैं हम लोग? आउटलेट पर जीरो करते हैं ना. VW2 को जीरो करते हैं. VW2 क्या हो जाता है आपका? 0 हो जाता है. तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? ए. चलिए हंसिका जी, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको. बेटा टरबाइन है, टरबाइन, टरबाइन है, टरबाइन. क्या आंसर बी क्यों कर रहे हो? सी क्यों कर रहे हो? गड़बड़ कर देगा, मैंने उल्टा बोल दिया क्या? वेलोसिटी ऑफ वर्ल,
वर्ल्ड को ही स्वर्ण बोला होगा ना। एक मिनट इसको रहने दो आप, अभी इस क्वेश्चन को रहने दो। पहले मैं इसे, ये वर्ल्ड को ही स्वर्ण बोल, एक गूगल करना, जरा गूगल करना इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, अभी बाद में करेंगे। इस क्वेश्चन को कीजिए फटाफट जरा, इस क्वेश्चन को कीजिए। पीडीएफ आपको मिलेंगे बेटा टेलीग्राम में। भंवर घुमाओ सेम ही होता है, वर्ल्ड को ही बोला गया है, ठीक है, वही चीज है। तो वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड को ही बोला गया है, ठीक है। वर्लपूल, वर्लपूल पहले एक उसका आता था ना, ऐड आता था, ठीक है। तो अब कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास होता था एफिशिएंसी का, मतलब वर्क डन होता था हमारे पास VW1U1 माइनस VW2U2 अपॉन J इंटू एच। तो हम लोग क्या करते थे एफिशिएंसी, अब क्योंकि इसमें से माइनस हो रहा है तो ये वाला टर्म आपका जब जीरो हो जाएगा देन VW1U1 अपॉन GH बचेगा, ठीक है। तो सेम है, सेम है, देन इन दैट केस आंसर इज योर ए, तब आपका आंसर ए ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ टरबाइन डेवलप्स 2516 किलोवाट, पावर आपको दे रखी है 2516 किलोवाट एट 240 आरपीएम। द टॉर्क, ये तो यार सोम का क्वेश्चन हो गया आपका, ये तो सोम का क्वेश्चन हो गया। P बराबर आपका होता है टी ओमेगा, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एन अपॉन 60। तो पावर आपको मालूम है, एन आपको मालूम है, टॉर्क निकल जाएगा। तो टॉर्क हो जाएगा 2516 इंटू 10⁻³ और इंटू 60 अपॉन 2 पाई और एन कितना 240। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है भैया, ये 4 बार चला जाएगा। (10⁵) 10⁵ यानी कि आंसर जो है वो डी होना चाहिए। ठीक है, क्या आ रहा है आपका आंसर, डी आ रहा है क्या? (100) ठीक है, चलो बाकी देख लो, डी आ रहा है। चलो थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन मैं भी सीख रहा हूँ, समझ गए ना। 2516 को 240 4 से काटा, ये कट गया, ये 629 है। जैसे ही 629 लगा, ये हो गया 314 का 628 होता है, तो पाई से ये वाली वैल्यू 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगी, इसने ये कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात 5 बचेगा। 10 की घात 5 को आप लिख सकते हो 100 गुणा 10 की घात 3, ये किलो बन जाएगा, तो 100 ठीक है हो जाएगा, बिल्कुल। नहीं डायरेक्ट ही था, इतना बड़ा इसमें हमें इस तरीके से जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो
पेल्टॉन के क्वेश्चंस हैं फिर, पेल्टॉन तो मेरे ख्याल से काफ़ी हम लोगों ने चलो ख़त्म ही हो गए क्वेश्चंस। अब हम लोग शुभारंभ करते हैं किसका, पंप का, हाइड्रोलिक पंप। तो ये पहले पढ़ने से रह भी गया था, तो भैया आज थोड़ा सा शांति से ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, तो हाइड्रोलिक पंप का काम क्या होता है, पंप क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी में। तो टरबाइन का उल्टा करता है। सबसे पहले कोई भी हाइड्रोलिक पंप क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या करता है, किसी मोटर से शाफ्ट घूमेगी, वहां पर मैकेनिकल एनर्जी आएगी, उस मैकेनिकल एनर्जी को पानी को देता है, और जब पानी को एनर्जी मिलेगी तो पानी क्या है, उस एनर्जी से जा सकता है जहां भी उसे भेजना होगा। सर सामने से कब पढ़ाएंगे, अभी क्या पीछे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ठीक है। अभी देखो वो टैब तो मैंने मंगा ली थी दूसरी वाली, अब वो ये ना यार, ये एप्पल के प्रोडक्ट का वाला झंझट रहता है, कभी भी कोई चीज़ साथ में नहीं आती है, अलग से मंगाना पड़ता है। अब उसकी एक कॉर्ड मंगाई है, उससे वो कनेक्ट होगी लैपटॉप में, तब देख पाएंगे। चलिए, इंजीनियर मुरलीधर गौर, गुड है कि मी जो है वो मी कन्वर्ट ही हुआ है, मी कन्वर्ट सी में नहीं हुआ। ठीक है, गांव में जो इंजन होता है पानी वाला, सर बिल्कुल भैया वही है, पानी वाला इंजन, वही तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है। और वो भी जो तुम्हारा टिल्लू पंप होता है, ये इतनी बड़ी बड़ी स्माइल क्यों आ रही है भैया। तो टिल्लू पंप होता है हमारे कूलर के अंदर, वो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप ही होता है, छोटा सा, वो छोटू सा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, ठीक, छोटू वाला सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो देखिएगा, पंप हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो जो हत्थे वाला नल होता है, हैंड पंप जिसे बोलते हैं, वही हमारा रेसिप्रोकेटिंग होता है। हाँ, टिल्लू पंप। और टिल्लू पंप क्यों बोलते हैं वैसे, पंप से ना याद आया मुझे ट्रम्प, अमेरिका में इलेक्शन भी तो है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा सेंट्रीफ्यूगल पंप। अरे बस हो गया, यहाँ पर तो स्माइल जो की इमोजी उसकी बौछार लगा दिए तुम लोगों ने। हाँ, ट्यूबवेल में जो पंप होता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, बिल्कुल सही बात। हार्ड भी रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। चलिए, नाउ सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्ट्स एज, चार ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो पहला ऑप्शन जो है वो ये रहेगा आपका, जो सही ऑप्शन है, इट एक्ट्स एज रिवर्स ऑफ इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। यानी कि एक इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन का उल्टा होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन में क्या होगा, वाटर रेडियल डायरेक्शन में अंदर आएगा, तो पंप में क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन में बाहर जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर जो फ्लो होता है, तो फ्लो इज इन रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन, फ्लो इज इन रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है। फिर पूछा है सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रिंसिपल क्या है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन। कभी वो कढ़ाई वाला दूध पिया है, कढ़ाई वाला दूध, तो कढ़ाई वाले दूध में वो जो भैया होते हैं उनके पास भाई से एक बड़ा सा बीकर होता है, उसमें से थोड़ा सा दूध लेंगे, चीनी भी नहीं मिलाएंगे, उसे घुमाएंगे गोल गोल करके। या आप अपने घर पर कर सकते हैं, एक जग में आधा जग पानी लेना और उसको गोल गोल घुमाना। जब तुम उसको गोल गोल घुमाओगे तो तुम देखोगे कि जो आउटर बाउंड्री है उसमें पानी ऊपर राइज कर जाएगा और बीच में पानी का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो होता क्या है, जब इसको ओमेगा वेलोसिटी से गोल गोल घुमाते हैं, यानी कि कुछ टॉर्क लगा रहे हैं, तो फोर्स्ड वोर्टेक्स है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये फ्लूइड बाहर जाना चाहता है। फ्लूइड क्या करना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, लेकिन जब बाहर जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री है, तो उस एनर्जी को कहीं तो यूज करना है, तो ये ऊपर जाने लगता है, इस तरीके से ऊपर राइज करता है। सही है भैया, इस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। तो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन। ये क्या होता है,
ये प्रिंसिपल कहता है कि राइज इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर, जहां यू क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, जिसको हम लोग लिखते हैं आर ओमेगा। आर क्या हो जाएगा, रेडियस, और ओमेगा क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, दही मट्ठा उसको ही मथना, वो सब चीजें एक ही बात है। ठीक है भैया। ये अब है किसी सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है इंपेलर। इंपेलर क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है। जैसे यही है, मान लीजिए इसी को आप सेंट्रीफ्यूगल पंप आप मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए भैया ये इंपेलर है और इस पर इस तरीके से क्या है, ये रिंग्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से वाटर आएगा और जब ये घूमेगा तो घूम के बाहर प्रेशर होगा तो वाटर उस प्रेशर की वजह से यहाँ ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर जाएगा। तो इंपेलर, तो व्हाट इज इंपेलर, इट इज रोटेटिंग पार्ट ऑफ द पंप। इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स होती है। बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स का मतलब ये होता है कि ये इंपेलर है, बाहर ये गाइड मैकेनिज्म है। अब मान लीजिए ये जो रोटेट हो रहा है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा इस तरह से, तो जिस साइड में रोटेशन हो रहा है उस साइड में कॉन्वेक्स पार्ट होगा, कॉन्वेक्स पार्ट होगा। ठीक है, इस तरह से। तो जिस साइड में मोशन है उस साइड में क्या है, कॉन्वेक्स पार्ट है, और अपोजिट साइड में कॉनकेव है, तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड कर्व। अच्छा, वो जो नाव में चप्पू होता है, चप्पू, उसका काम क्या होता है। तो देखो, नाव में जो चप्पू होता है उससे पानी पर पीछे की ओर प्रेशर लगाते हैं तो नाव जो है वो आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, हाँ 11 बजे क्वेश्चंस होंगे। तो इंपेलर क्या है, रोटेटिंग पार्ट है जिस पर सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स लगी होती हैं। इट इज माउंटेड ऑन अ शाफ्ट कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक मोटर। तो एक ऐसे शाफ्ट पर लगा होता है जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट होती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर से मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी शाफ्ट को, शाफ्ट से किस पर जाएगी, इंपेलर से, और उस इंपेलर उस एनर्जी को यूज करके किस पे वर्क करेगा, वाटर पर। और जब वाटर पे वर्क करेगा तो वाटर उस एनर्जी से ऊपर की ओर जाएगा। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, अरे ये तो बड़ा आसान है। केव मतलब गुफा, केव मतलब गुफा। तो सपोज करो ये वाली साइड जो है वो आपकी कॉनकेव साइड है, और अगर ये वाली कॉनकेव है तो दूसरी वाली साइड आपकी कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मतलब उभरी हुई, उभरी हुई, उत्तल दिशा, उत्तल दिशा, उत्तल बोलते हैं उभरे हुए को। वहां तो सर एक्शन रिएक्शन लगता है, यहां भी तो वही होता है, एक्शन रिएक्शन, हर जगह पर एक्शन रिएक्शन है। ठीक है, तो भैया ये वाली साइड जो है वो कॉनकेव है और ये वाली साइड जो है वो कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स, कॉनकेव, केव मतलब गुफा से याद रखना। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है इधर से गुफा के अंदर जा रहे हो, तो ये कॉनकेव हो गया और इधर वाली साइड जो है वो कॉन्वेक्स साइड हो गया। ठीक है, कॉन्वेक्स अपवर्ड एंड कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। दूसरी सब याद रखो, अगर हम एक सर्किल मान लें, एक और तरीका होता है इसको करने का, कि जैसे एक सेमी सर्किल मान लो आप, एक सेमी सर्किल, तो सर्किल का सेंटर इधर होगा ना, तो जिस साइड में सेंटर होता है वो वाली साइड कॉनकेव होती है। तो कॉन्वेक्स अपवर्ड, कॉन्वेक्स अपवर्ड ये हुआ क्योंकि कॉनकेविटी डाउनवर्ड है, कर्वेचर इधर की ओर है। ठीक है, इधर, तो ये कॉन्वेक्स अपवर्ड है। दिस इज कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, क्योंकि कॉन्वेक्स डाउनवर्ड है, सेंटर ऊपर है, तो कर्वेचर ऊपर की ओर हो गया। ये सब हम लोग 11th कैलकुलस में भी करते थे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका केसिंग। तो याद रखिएगा टरबाइन में भी केसिंग थी लेकिन उसका कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं था। यहां जो केसिंग है इसका एक हाइड्रोलिक फंक्शन होगा और दिस केसिंग इज सिमिलर टू केसिंग ऑफ रिएक्शन टरबाइन। जिस तरह से रिएक्शन टरबाइन की केसिंग होती है उसी तरीके से रहती है, ठीक है। और ये केसिंग आपकी क्या होगी, एयर टाइट होगी, एयर टाइट, क्योंकि अगर एयर अंदर चली गई तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, प्रेशर एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। हाँ, वीएमडी में भी होता है। तो एयर टाइट, इट इज डिजाइंड सच दैट काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट ऑफ इंपेलर कन्वर्ट्स इनटू प्रेशर एनर्जी। इसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि आउटलेट पर, इंपेलर के आउटलेट पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। ये किस तरीके से किया जा सकता है, आप मुझे बताइए। केसिंग ऐसा क्या कर देगा या कर देगी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, जल्दी बताइए। हाँ जी, बताना चाहेगा कोई? एक घंटे की क्लास में बस सिलेबस ही डिस्कस हुआ था आज। कन्वर्जिंग केसिंग होगी तो हो जाएगा शायद, डायरेक्शन देगी, डायमीटर रिड्यूस करेंगे। अच्छा, और बताइए, और बताइए। अरे भैया 2-4 बच्चे पूछ रहे थे कि वो सर पंप खत्म हो गया क्या। भैया मजाक कर रहे थे सर, पंप अभी स्टार्ट हुआ है कभी गायब हो गया हो कि पंप तो खत्म हो गया, बाद में पढ़ेंगे। जल्दी बताइए, जल्दी। कोई नहीं बता पाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया, भैया काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है? सर टाइम टेबल क्या है क्लास का? 8 बजे से भैया, 8 से 10 टॉपिक, नया टॉपिक, और 11 से आपका मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। फोर्स वोर्टेक्स होगा तो उससे क्या होगा? अब आया सवाल अभिषेक सिंह का, क्रॉस सेक्शनल एरिया की वजह से डिक्रीज इन वेलोसिटी। बिल्कुल सही बात बेटा। टरबाइन में क्या होता था, केसिंग को इस तरीके से बनाते थे कि एरिया डिक्रीज करता था। यहां पर उल्टा होगा, एरिया धीरे धीरे अंदर से बाहर की ओर इंक्रीज करेगा। जब एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी, जब वेलोसिटी घटेगी तो बर्नौली थ्योरम से क्या होगा बेटा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, सही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टरबाइन में क्या होता था केसिंग के अंदर कि एरिया धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे थे ताकि वेलोसिटी मेंटेन हो सके। यहां पे उल्टा हो जाएगा, एरिया धीरे धीरे क्या करेंगे, बाहर की ओर बढ़ाएंगे। जब एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और सारी काइनेटिक, सारी तो नहीं हो पाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ टाइप्स ऑफ केसिंग, तो 3 टाइप की होती है, वॉल्यूट केसिंग, वोर्टेक्स केसिंग, केसिंग विद गाइड ब्लेड्स। तो वॉल्यूट केसिंग जो होती है वो आपके स्पाइरल टाइप की होती है। इसमें एक सर्कुलर पार्ट और प्रोवाइड कर देते हैं और यहां पर गाइड ब्लेड लगे होंगे। ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैभव बॉपचे, सर कितनी क्लास हुई है, कितने सब्जेक्ट हुए? बेटा यहाँ पर तो अभी ये तीसरी ही क्लास है आपकी, हाइड्रोलिक मशीन ही हुआ है, ठीक है। बाकी सब आप हमारे पुराने चैनल पर जाके पढ़ सकते हो सारे सब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सक्शन पाइप, थर्ड है आपका सक्शन पाइप। सक्शन पाइप विद अ फुट वाल्व एंड अ स्ट्रेनर। सक्शन पाइप विद अ फुट वाल्व एंड अ स्ट्रेनर, क्यों? क्योंकि पंप क्या करेगा, पंप पानी बनाएगा थोड़ी ना, ये कहीं से पानी को क्या करेगा, खींचेगा।
तो पानी खींचना यानी कि सक्शन इफेक्ट, पानी को खींचना यानी कि सक्शन इफेक्ट, ठीक है। कोई बात नहीं, वीटो जी हो गया है ना, बार बार किसी टीचर की बोलना अच्छी बात नहीं है, छोड़ दीजिए, ठीक है। फुट वाल्व क्या है, तो इट इज अ वन वे टाइप या नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व ये कैसा होता है कि जैसे बड़ा सिंपल सा वाल्व होता है इस तरीके का, वो जो बचपन में छोटे वाली पीपी नहीं होती थी, उसके अंदर भी ये वाला वाल्व होता था। जब वाटर इधर से ऊपर जाएगा तो ये वाल्व इधर रोटेट कर जाएगा, जब पानी इधर भर जाएगा तो उससे फिर क्या हो जाएगा, ये यही वाल्व बंद हो जाएगा, तो वन वे वाल्व होता है, ठीक है। और स्ट्रेनर का काम आप जानते हैं, थोड़ा सा छानने वाला इफेक्ट, ठीक है, सक्शन इफेक्ट, कैविटेशन का डर, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेनर नहीं पड़ा एनवायरमेंट में, स्ट्रेनिंग इफेक्ट, छन्नी, एक छन्नी लगी होगी ताकि कंकड़ पत्थर ना आ जाए। अगर पंप में कंकड़ पत्थर चला गया तो क्या होगा, पंप डैमेज हो जाएगा ना, पंप डैमेज हो जाएगा, ठीक है बच्चे, इसलिए। और फाइनली आपका डिलीवरी पाइप, एक पाइप से पानी पंप के अंदर आएगा, दूसरे पाइप से जाएगा। यमन जोशी कह रहे हैं डोंट वरी जितेंद्र सर, विवेक सर से IG4 टेक में ही पढ़वा देंगे। अरे भैया वो बहुत बड़े लोग हैं यार, वो बहुत बड़े लोग हैं इतना सा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, परफोरेटेड पाइप लाइक की। नाउ अब हमें पढ़ना है, ये सब तो हो गया पंप के बारे में बातें, अब हमें पढ़ना है वर्क डन बाय द सेंट्रीफ्यूगल पंप और बाय इंपेलर ऑन वाटर। याद रखना, जब कभी हम लोग वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करेंगे, मतलब उसका जो इंपेलर है वो कितना वर्क कर रहा है। तो देखो भैया, यही आपका क्या हो जाएगा, इंपेलर हो जाएगा, और इंपेलर पर ये बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स जो हैं वो लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या है, इस तरह से घूम रहा है। ये अंदर की रेडियस R1 हो जाएगी क्योंकि पानी अंदर से बाहर जाएगा, और ये रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, वेलोसिटी डायग्राम। क्या बनाना पड़ेगा, वेलोसिटी डायग्राम। तो देखिएगा बेटा, ये आपका इनलेट है, तो ये यहां पर टेंजेंट बनाई हमने, ये हमने यहां पर टेंजेंट बनाई। अब याद रखिएगा, ये क्या है, उल्टा है। वहां पर वेलोसिटी ऑफ वर्ल 0 होता था आउटलेट पर, तो यहां पर कहां 0 होगा, इनलेट पर। यहां पर कहां होगा, इनलेट पर, ठीक है। तो ये रहा आपका इनलेट। तो यानी कि यहां पर जो वेलोसिटी होगी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, वो कहां होगी, रेडियल डायरेक्शन में, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये एंगल क्या होगा बच्चे, 90 डिग्री। अब देखिए, क्योंकि इसकी ओमेगा इस साइड में, तो जो U1 वेलोसिटी होगी वो इस टेंजेंट के क्या होगी, पैरेलल। जब ये इस टेंजेंट के पैरेलल होगी तो यहां पर ये एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 90 है। तो ये आपका U1 हो गया। यहां से जो वाटर जा रहा है, खींच रहा है, वो रिलेटिव वेलोसिटी ये हो गई। तो ये U1 और प्लस इसमें हमने रिलेटिव वेलोसिटी को ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, V1 मिल गया। अब यहां पे क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वर्ल तो 0 है, तो V1 किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो के बराबर। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो के बराबर, ठीक है। भैया बड़े लोग उन्हें बोलते हैं कि जिनके लिए किसी एक बंदे ने 1.5 साल वर्क किया हो, जी जान से मेहनत से काम किया हो, और वो बंदा अगर किसी वजह से जा रहा हो, तो जिनके पास एक मैसेज या कॉल करके पूछने का भी समय ना हो कि सर ऐसा क्या हो गया कि आप अचानक से जा रहे हैं, तो हम उनको बड़े आदमी बोलेंगे ना। तो हम छोटे आदमी हैं, छोटे आदमी के बड़े आदमी नहीं सुनते हैं ना, ठीक है। तो हाँ, तो इसलिए वो बहुत बड़े आदमी वो क्या समझ रहे हैं। चलिए, तो समझ गए बच्चे इस बात को। अब देखिएगा, यहां पर जो फ्लो जाएगा यहां से, यहां पर वाटर इस पर घूमते हुए इधर पहुंचेगा इस वाली साइड में, तो इस रिलेटिव वेलोसिटी से निकलेगा यहां। और यहां पर ये U2 वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी U2 क्यों ज्यादा होगी, बिकॉज R ओमेगा, बाहर की रेडियस ज्यादा है, बाहर की रेडियस ज्यादा है, तो बाहर की वेलोसिटी U2 जो है वो U1 से ज्यादा होगी। तो VR2 और प्लस U2 इसको इस तरह से ऐड कर देंगे तो ये V2 आएगा इस डायरेक्शन में, और इस वजह से पानी जो है वो इधर फेंका जाएगा, पानी जो है वो इधर फेंकेगा विद एब्सोल्यूट वेलोसिटी। क्लियर है।
अब बेटा देखो इन्हीं वेलोसिटी ट्रायंगल को मैंने उठा के यहां पे बना दिया, ये u1 इसमें जोड़ा Vr1, ये मिल गया V1, दिस एंगल थीटा, दिस एंगल अल्फा, अल्फा की वैल्यू हालांकि यहां पर 90 डिग्री है, ठीक है। और V1 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट 1। चलिए अब देखिएगा यहां पर दिस इज Vr2 और इसमें आपने जोड़ दिया U2, तो ये आपका बन गया V2। नाउ दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज फाई। अब आपको मालूम है V2 का ये वाला जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लो, और U2 के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा Vw2। ये क्या हो जाएगा बेटा, Vw2। अब वर्क डन आपको मालूम होता है कि, या पावर आपके पास क्या था, जैसे हम लोग वहीं पर यूज कर लें तो अब उल्टा हो जाएगा ना, तो Vw1 तो आपका 0 हो जाएगा, तो बचेगा केवल क्या, Vw2। तो आपकी जो पावर हो जाएगी वो रहेगी रो क्यू इंटू Vw2u2, रो क्यू इंटू Vw2u2। ये पावर क्या है, दिस पावर इज गिवन टू द वाटर बाय इंपेलर, या पावर गिवन बाय इंपेलर टू वाटर, वो ये पावर है। अब इस पावर को गेन करके कहां तक वाटर जाएगा, उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, गामा क्यू एच के बराबर कर देंगे, तो हेड निकल जाएगा कि कितने हेड पर पानी फेंका जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा रो क्यू, इसी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं W/G, W/G। लेकिन यहां पर जो W है बेटा, या इसको आप ऐसा लिख सकते थे ना, इसको लिख सकते थे आप m डॉट, रो क्यू था m डॉट, तो m डॉट Vw2u2। अब इस m डॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, W/G, बिकॉज मास होता है W/G, तो W/G Vw2u2, वेयर W इज वेट ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम, वेयर W इज वेट ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम, जो हो जाएगा आपके पास m डॉट G के बराबर। इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। नाउ पावर पर यूनिट वेट, तो बेटा पावर पर यूनिट वेट के लिए आप क्या करेंगे, इसको W से डिवाइड कर देंगे, तो W से W क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड। तो ये इतना हेड हमको मिल गया, यानी कि इतना हेड इंपेलर ने क्या कर दिया, इतना हेड जो है वो इंपेलर ने वाटर को प्रोवाइड कर दिया, वाटर को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या? हाँ भैया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को बताइए। ये हेड आ गया, तो दिस इज हेड इंपार्टेड बाय इंपेलर टू वाटर। तो वीटो ने अपना नाम लिखते समय भी ये नहीं सोचा होगा जो तनिष्क ने यहां पे कमेंट कर दिया। चलिए, नो दिक्कत एट ऑल, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो W बराबर m डॉट जी इज इक्वल्स टू रो क्यू जी हो जाएगा, जहां Q क्या होगा, तो बेटा Q वही हो जाएगा पाई D1 और इंटू V1 फ्लो एरिया, सब कुछ सेम है यार, टरबाइन जैसा ही, सब कुछ सेम है, टरबाइन जैसा ही, पाई D1 V1 एरिया और इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो कर देंगे, याद आएगा। और वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा आपके, V1 के बराबर हो जाएगा, V1 के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। ठीक है, टेक्निकल पार्ट खत्म हो गया, अब दोबारा से इसमें इजी वाला पार्ट स्टार्ट है। सबसे पहला सक्शन हेड या सक्शन लिफ्ट, इसको सक्शन हेड भी बोलते हैं, सक्शन लिफ्ट भी बोलते हैं, और स्मॉल एचएस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉल एचएस से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है आपका डिलीवरी हेड, एचडी। तो सक्शन हेड मतलब जहां से पानी उठाना है वहां से पंप के सेंटर तक की हाइट, अभी डायग्राम में दिखा दूंगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। डिलीवरी हेड पंप के सेंटर से जहां पानी डिलीवर करना है वहां तक की हाइट जो होगी वो डिलीवरी हेड होगी। स्टैटिक हेड, इन दोनों को ऐड कर दो तो स्टैटिक, इतना हेड स्टैटिक, इसको स्टैटिक इसलिए बोलते हैं, इसको इसलिए स्टैटिक हेड बोलते हैं क्योंकि पंप को देखो, जैसे मान लीजिए पानी को हमें यहां से उठाना है और यहां ले जाना है, तो आप इस बीच में पंप को ये कहीं भी लगा सकते हो। ये जो पंप है इसको आप यहां भी लगा सकते हो, इसको आप यहां भी लगा सकते हो, यहां भी। तो बेसिकली क्या होगा, अगर मैं इसको यहां लगाता हूं
तो पानी खींचना तो आसान होगा, लेकिन पानी यहां तक चढ़ाना डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर मैं इसको यहां लगा देता हूं तो अब क्या होगा, पानी खींचना मुश्किल होगा क्योंकि बहुत नीचे से खींचा जा रहा है, लेकिन ऊपर चढ़ाना आसान होगा क्योंकि ये पास में आ गया। तो आइडियल लोकेशन क्या है कि लगभग इसको इतना कहीं ऐसी पोजीशन पे रखो कि ना खींचना डिफिकल्ट हो ना चढ़ाना। आप समझ रहे हैं? तो ये दोनों का जो टोटल समेशन होता है ये आपका क्या रहता है, कांस्टेंट। इसने इसको बोला स्टैटिक हेड, इसने इसको क्या बोला, स्टैटिक हेड। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? और लास्ट है आपका इसमें मैनोमेट्रिक हेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मैनोमेट्रिक हेड? एचएम मैनोमेट्रिक हेड। तो बेटा मैनोमेट्रिक हेड इज द हेड अगेंस्ट विच अ पंप हैज टू वर्क। जितने हेड के अगेंस्ट पंप को वर्क करना पड़ता है उसको हम लोग मैनोमेट्रिक हेड बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, एक तो बेचारे को नीचे से खींचना है, फिर उसको ऊपर पहुंचाना भी है, साथ ही साथ क्या होगा कि पाइप के अंदर फ्रिक्शन की वजह से लॉस भी होगा, उस लॉस को भी इसने झेलना है। तो पंप को जो नेट वर्क है वो ज्यादा करना पड़ेगा, नेटवर्क क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो मैनोमेट्रिक हेड इज द हेड अगेंस्ट विच अ पंप हैज टू वर्क। इट इज नथिंग बट हेड इम्पार्टेड बाई इम्पेलर टू वाटर माइनस लॉस ऑफ हेड इन पंप। क्योंकि भैया इम्पेलर को इतना वर्क तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर समझ रहे हो ना, पानी पहुंच ही नहीं पाएगा और कुछ ना कुछ हेड क्या हो जाएगा, पंप के अंदर लॉस कर जाएगा। अगर मैं पंप के अंदर लॉस को चलो नेग्लिजिबल मान लूं, पंप अच्छी कंपनी का है, देन आपके पास ये क्या हो जाएगा, VW2U2/G, ये आपके पास रहेगा मैनोमेट्रिक हेड। यार कोई वफरिंग नहीं हो रही है, बढ़िया चल रहा है यहाँ पे, तो कोई वफरिंग नहीं हो रही है। एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, रिफ्रेश कीजिए थोड़ा सा। अब हम आ जाते हैं एडिटर्स की भूमिका में। प्लीज रिफ्रेश। लॉस की जो मेजर वजह है वो फ्रिक्शन ही है, लॉस की जो मेजर वजह है वो फ्रिक्शन ही है। अभी आगे बढ़ते हैं, देखो तो HM बराबर क्या हो जाएगा, टोटल हेड एट आउटलेट माइनस टोटल हेड एट इनलेट। टोटल हेड एट आउटलेट माइनस टोटल हेड एट इनलेट। अब आउटलेट पर टोटल हेड क्या होगा, P0/ρg प्लस V0² प्लस Z0 माइनस इनलेट पर क्या होगा, P इनलेट/ρg प्लस B इनलेट² प्लस Z इनलेट। अब आउटलेट पर क्या होगा, P0/ρg की वैल्यू रहेगी HD यानी कि डिलीवरी हेड, और V0²/2g क्या हो जाएगा, डिलीवरी पाइप में जो वेलोसिटी है वही एग्जिट पर वेलोसिटी होगी, तो VD²/2g। इसी तरीके से इनलेट पर जो प्रेशर होगा या जो हेड होगा वो सक्शन पाइप वाली हाइट होगी HS, तो ये HS के बराबर हो जाएगा। और इनलेट पर जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, सक्शन पाइप में जो वेलोसिटी होगी वो होगी। ये सारी वैल्यूज आप चाहो तो यहाँ पर रख सकते हो, बट आपको ये मत कीजिएगा, आप इसको याद कीजिएगा। ये इजी है याद करना। कैसे इजी है, तो देखो बेटा ये हमारा पंप है, ये क्या है, पंप है। यहां से पानी ऊपर खींच रहा है, तो यहां से यहां तक की हाइट ये आपका सक्शन हेड हो जाएगा, यहां से ये जो हाइट है वो आपका HD हो जाएगा। तो इसको यहां से खींचना है और यहां तक पहुंचाना है, तो HS प्लस HD इतना तो ये रहेगा। फिर यहां पर कुछ लॉस होगा वो HF हो जाएगा, यहां पर कुछ लॉस होगा वो HFD हो जाएगा, और यहां पर जो वेलोसिटी है वो आपका काइनेटिक एनर्जी वो भी पंप को ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नहीं तो पानी यहां तक आ तो जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मुंह को आया हाथ ना लगा। ठीक है भैया, सर 10 बजे से क्लास है, 9:45 पर छोड़ दीजिएगा, खाना भी खाना है। चलो देखते हैं, ठीक है देखते हैं, जब खत्म हो जाएगा तो छोड़ देंगे। चंदन गुप्ता जी बेटा टाइम टेबल बता दिया, 8 बजे आप आइए, 8 से 10 आपका नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा, 8 से 10 या 9:45, और 11 बजे से जो है फिर आपकी मिक्स क्वेश्चन की क्लास होगी आज ही। ठीक है, लाइक केवल अभी 200 की रेंज में, बढ़ाओ यार इसको 300 प्लस करो जल्दी से, जिन्होंने नहीं किया अभी तक। तो मेरे ख्याल से ये इस तरीके से याद करना जो है वो बहुत आसान है।
इस तरीके से याद करना जो है वो बहुत आसान है, ठीक है। नाउ है बेटा एफिशिएंसीज ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप की एफिशिएंसीज। तो देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर की शाफ्ट से आपका पंप कनेक्ट होगा, तो यहां से ये मैकेनिकल एनर्जी लेगा इंपेलर, और ये इंपेलर वाटर को क्या करेगा, हाइड्रोलिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो आपको ये पहले तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, ये सारे नोट्स आज ही बनाए हैं आपके लिए दिन भर बैठकर, ठीक है, क्योंकि पहले तो पंप पढ़ाए नहीं थे, तो पहले के रेडी नहीं थे, ये सब आज ही काम किया है। तो जितना आप लोग यार सपोर्ट करोगे मैं आपके लिए उतनी ज़्यादा ही मेहनत कर सकता हूँ। अब देखो ये सब मैं यहाँ बैठ के लिखता तो कितना स्लो होता, तो मैंने अपना पूरा दिन जो है वो, मतलब पूरा दिन नहीं, काफ़ी टाइम तो लगाया इन सब चीज़ों में कि आपके लिए नोट्स बनाए एक सीक्वेंस में, और ठीक है फिर इस तरह से। सर यूपी पीडब्ल्यूडी और एनएचआई में बेस्ट किया, यूपी पीडब्ल्यूडी बेटा बढ़िया है, एनएचआई में तुम्हें बहुत काम करना पड़ेगा ठीक है, और उसमें ऑल ओवर द इंडिया भागते रहोगे, कभी यहाँ कभी वहाँ, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है। चलिए, तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी पहली, तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी ईटा मैनोमेट्रिक बराबर होता है मैनोमेट्रिक हेड अपॉन हेड इम्पार्टेड बाय इम्पेलर टू वाटर, ठीक है। तो मैनोमेट्रिक हेड जिसके अगेंस्ट हमने वर्क करना है अपॉन, और इम्पेलर ने वाटर को कितना हेड दिया, तो एच एम अपॉन हेड कितना दिया, वी डब्ल्यू टू यू टू अपॉन जी। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे, जी एच एम अपॉन वी डब्ल्यू टू यू टू, जी एच एम अपॉन वी डब्ल्यू टू यू टू, ठीक है। ठीक है, न्यू टैब पर बस मेरी वो केबल आ जाए, फिर न्यू टैब से पढ़ा कर देखेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा है मैकेनिकल एफिशिएंसी ईटा। मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है पावर एट इम्पेलर अपॉन पावर एट शाफ्ट, शाफ्ट की कितनी पावर इम्पेलर को गई, ये आपकी मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास इम्पेलर पे पावर कितनी है, W अपॉन जी इंटू वी डब्ल्यू टू यू टू, और अपॉन ये क्या आपके आ गया शाफ्ट पावर, शाफ्ट पावर पर यूनिट वेट करोगे तो W से W कैंसिल भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड इनटू एचएम। आपको याद होगा WHM या गामा क्यू एचएम से हमने वर्क डन पाइप में भी निकाला था, ठीक है, गामा क्यू एचएम। तो पानी को अगर हम लोग H हाइट तक ले जा रहे हैं, Q डिस्चार्ज, तो इसको कितनी एनर्जी है, गामा क्यू एचएम, और अपॉन में क्या ये ओवरऑल। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ईटा मैनोमेट्रिक इंटू ईटा एम, ठीक है। सर केतन सर एंड अजय सर यूपीपीएससी एई को सेक्रीफाइस कर रहे हैं हमारे लिए, दे आर नॉट गोइंग टू टेक दिस एग्जाम सीरियसली। मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, सीरियसली तैयारी करवा तो नहीं आपकी, और कितना सीरियसली तैयारी करवाएंगे भाई हेमंत जी, ठीक है। सर ओवरऑल एफिशिएंसी में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी से भी मल्टीप्लाई होगा ना, यार यहां पर क्या हो रहा है, आपकी एयर टाइट केसिंग है, जितना डिस्चार्ज आएगा उतना ही तो ऊपर को जाएगा, यहां पर जितना डिस्चार्ज आ रहा है उतना ही ऊपर को आ रहा है, ठीक है। तो इसमें नहीं आएगा वो, बाकी अगर आप लाना चाहें तो तरीका आपको बता दिया है, अगर वाटर का कुछ लॉस वैस है तो, ठीक है। चलो फिलहाल तो यही है जो हमने पढ़ा है, बाकी मैं और देख लूंगा अगर होगा तो। ना मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो मल्टी स्टेज बस नाम रखने का तरीका है, नाम रखने का तरीका है, ठीक है, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। नाउ फॉर हाई हेड्स, तो पहला जो है तरीका, मतलब एक तरीके से पंप का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये क्या है, पंप्स का आपका कॉम्बिनेशन है। तो पहला है कॉम्बिनेशन हाई हेड्स के लिए, तो हाई हेड के लिए हमें पंप को क्या करना पड़ता है, सीरीज में लगाना पड़ता है। मतलब जैसे मान लो यहां से पानी यहां पहुंचाना है, एक 20 मंजिल बिल्डिंग पर पानी पहुंचाना है, एक 20 मंजिल बिल्डिंग पर पानी पहुंचाना है, तो भाई वो एक पंप से तो होगा नहीं, तो पहला पंप उस पानी को यहां पहुंचा देगा, दूसरा पंप उस पानी को यहां पहुंचा देगा, तीसरा पंप उसको यहां पहुंचा देगा। तो जितना डिस्चार्ज यहां से आएगा उतना ही यहां जाएगा और उतना ही यहां जाएगा। तो डिस्चार्ज आपका क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, Q बराबर Q1 बराबर Q2 बराबर Q3, लेकिन सारे के सारे हेड जो होंगे वो जुड़ जाएंगे, H बराबर H1 प्लस H2 प्लस H3। तो इट इज लाइक स्टीयर, कि पहले पंप ने यहां पहुंचाया,
दूसरे पंप ने यहाँ पहुँचाया और तीसरे पंप ने यहाँ पहुँचा दिया। तो H1 H2 H3, तो पानी यहाँ था और आपका पानी यहाँ पहुँच गया। लेकिन जितना डिस्चार्ज यहाँ गया उतना ही डिस्चार्ज यहाँ गया, उतना ही डिस्चार्ज यहाँ गया। सही है भैया? तो इसमें याद रखिएगा, जो अगर सेम टाइप के पंप हैं तो जो टोटल हेड हो जाएगा वो NH हो जाएगा। जैसे अगर 3 पंप लगाए हैं तो हेड 3 गुना हो जाएगा, लेकिन डिस्चार्ज वही रहेगा, डिस्चार्ज वही रहेगा। ठीक है? क्यों मोहित भैया, क्यों दोबारा देखना पड़ेगा? अब देखिए फॉर हाई डिस्चार्ज, तो हाई डिस्चार्ज में क्या करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे एक नहर जा रही है और ये बहुत बड़ा फार्म है, बहुत बड़ा खेत है, तो भैया क्या करना पड़ेगा? एक पंप से तो काम चलेगा नहीं, तो हमें कई सारे पंप सीरीज में लगाने पड़ेंगे। तो Q1 Q2 Q3, तो ऐसे केस में क्या होगा? डिस्चार्ज सारे जुड़ जाएंगे लेकिन हेड क्या रहेंगे? बराबर। तो मान लो यहां पर हमने 3 पंप लगाए तो टोटल डिस्चार्ज तो 3Q हो जाएगा, लेकिन हेड आपका H ही रहेगा। लेकिन हेड क्या रहेगा? तो पंप इन सीरीज बूस्ट हेड एंड पंप इन पैरेलल बूस्ट डिस्चार्ज। बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप्स, पंप की स्पेसिफिक स्पीड NS। तो भैया ये क्या है? इट इज अ स्पीड ऑफ अ ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप सच दैट यूनिट डिस्चार्ज Q बराबर 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड फॉर 1 मीटर हेड। तो एक ज्योमेट्रिकली सिमिलर ऐसा पंप जिसको अगर हम 1 मीटर हेड पर क्या करें? ऑपरेट करें तो कितना डिस्चार्ज मुझे मिलेगा? वहां से 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का मिलेगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, n√Q अपॉन HM की पावर 3/4, यानी कि n1√Q 1 अपॉन H1 की पावर 3/4 बराबर n2√Q2 अपॉन H2 की पावर 3/4। ठीक है, इसकी जब डायमेंशन लेस फॉर्म बनानी पड़ती है तो NQ वैसा का वैसे ही रहता है, केवल जो H है वहां पर G से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो GHM की पावर 3/4, दोनों फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, तो थ्योरी आज के लिए इतनी है, थोड़ी सी थ्योरी और रह गई है, उसको हम लोग कल करेंगे। पहले अभी जितना हमने पढ़ लिया है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला सवाल जल्दी से कर डालिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट कर डालिए। तो इस हिसाब से स्पीड अपनी बढ़िया चल रही है। कल जो है ये आपका खत्म हो जाएगा पंप, और यार 4 क्लास में टरबाइन पंप विद क्वेश्चन खत्म हो जाए 8 घंटे के अंदर, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? विद इन 8 आवर्स आपका पंप, हर तरह के टरबाइन पंप, वेलोसिटी प्रोफाइल, सब कुछ हम लोगों ने कर लिया है। तो बड़े प्राउड के साथ लेक्चर्स को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इधर उधर जहां भी कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब हमें ये नहीं पता वॉल्यूम, डिफ्यूजर, टरबाइन, यह हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें ये कंफर्म है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है वो सेंट्रीफ्यूगल नहीं होता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, उल्टा है। ठीक है, तो आंसर इसका सी ही होगा, बाकी आप जानो या ना जानो, सी। तो इससे हमें मालूम चलेगा कि वॉल्यूम सेंट्रीफ्यूगल पंप भी होता होगा, डिफ्यूजर भी होता होगा, टरबाइन भी होता होगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट, द मोस्ट वाइडली यूज्ड पंप फॉर लिफ्टिंग सीवेज इज। इसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चन चलेंगे रात में 11 बजे, आ जाना भैया, जगराते में यहां भी आप। थोड़ा सा एडिटर का भी काम कर लें बीच बीच में, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा कुछ इस तरह के फ्लूइड है, सीवेज है या और इस तरह के थिक फ्लूइड्स हैं, सबके लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज द बेस्ट, सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जनरली क्या होता है, लो हेड और हाई डिस्चार्ज वगैरह के लिए हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। पढ़ भी लो क्या लिखा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज फॉर लिफ्टिंग हाईली विस्कस लिक्विड्स, ऑल्सो नॉन विस्कस उसको भी करते हैं, बट विस्कस लिक्विड्स के लिए द मोस्ट वाइडली यूज पंप फॉर लिफ्टिंग सीवेज इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक, अगला सवाल,
अच्छा, पंप का जो सेंटर होता है ना उसको पंप की आई भी बोलते हैं। सर यहां थोड़ा कंफ्यूजन है, कॉज कॉन्क्रीट वाला पंप क्या होता है? देखो पंप टाइप उसका भी साइंटिफिकली है, लेकिन साइंटिफिकल पंप के अंदर भी बहुत सारे टाइप है। जैसे अभी हमने देखा वॉल्यूट है, जैसे डिफ्यूजर है, या जैसे टरबाइन था, तो एन नंबर ऑफ पंप वहां पर पॉसिबल हो सकते हैं। तो बिकॉज आपको ही मालूम है कि जो हाइड्रोलिक मशीन है वो सिविल इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट नहीं है। जो मैकेनिकल इंजीनियर है उनका एक अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है मशीन, पूरा फुल मशीन ही उनका सब्जेक्ट है। तो हम बहुत ज़्यादा इसमें वैरायटी नहीं ला सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं ला सकते हैं जितना। तो सक्शन लिफ्ट ऑफ अ वाटर सप्लाई पंप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सक्शन पाइप, हाइट ऑफ पंप अबव वाटर लेवल ऑफ स्टोरेज रिजर्वायर, द वैक्यूम प्रेशर हेड, द एटमोस्फेरिक प्रेशर हेड लेस वेरियस हाइड्रोलिक लॉसेस। क्या आंसर होगा इसका? बोला था आपको जो सक्शन हेड होता है उसी को सक्शन लिफ्ट बोलते हैं। अभी जब आपको पढ़ाया था बीच में तो वहां पर लिखा था सक्शन हेड और सक्शन लिफ्ट, और ब्रैकेट में उसको लिखा था HS। और वो क्या होता था? हाइट ऑफ पंप अबव वाटर लेवल ऑफ स्टोरेज रिजर्वायर। ये हाइट होती है, हाइट, ठीक है, लेंथ नहीं होती है। ए पर टिक मत लगाना, आंसर इज बी, आंसर इज बी, ठीक है। सक्शन हेड को ही सक्शन लिफ्ट बोलते हैं। अगला सवाल, इफ टू पंप्स आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स and each capable of delivering a discharge Q against a head H are connected in parallel, the resulting discharge is। जल्दी बताइए भैया। कौन सी बुक है ये? यूथ पब्लिकेशन की बुक है बालक, जो 22,000 वाले क्वेश्चन की जो नई सीरीज निकाली है उन्होंने, वो है, ठीक है। तो पंप कहाँ है? सीरीज में है। तो सीरीज में वो क्या होगा? डिस्चार्ज आपका बढ़ जाएगा तो Q + Q 2Q हो जाएगा, लेकिन हेड उतना ही रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चले भैया ये सवाल कीजिए। अभी एक बालक पूछा था सर आपने वहां एफिशिएंसी में डिस्चार्ज नहीं लो बेटा, इस वाले क्वेश्चन से आपका वो डाउट भी दूर हो जाएगा, ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा। द डिस्चार्ज फ्रॉम अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज 100 लीटर पर मीटर एंड द लीकेज इज 11 LPM, देन द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज। तो क्या हो जाएगा? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट कितना है आपका? द डिस्चार्ज फ्रॉम अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज 100 लीटर पर मीटर एंड द लीकेज इज 11, एंड द लीकेज इज 11। तो डिस्चार्ज हमें मिल कितना रहा था? 100 सेंट्रीफ्यूगल पंप से, और उसमें लीकेज कितनी हो गई? 11 की। तो 100 - 11, तो आउटपुट अपॉन इनपुट, तो 89 अपॉन 100, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 89% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 89%, ठीक है बालक। अभी किसी ने पूछा था ये, ठीक है, तो हाँ, इससे आपका क्लियर हो गया, इससे आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो ईटा वॉल्यूमेट्रिक आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ईटा वॉल्यूमेट्रिक आप लोग इस तरह से निकाल लो, ईटा V इज इक्वल्स टू Q अपॉन Q प्लस डेल्टा Q, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे वहीं जाकर। ये आपका आउटपुट हो गया, जबकि पंप इतना प्रोवाइड कर रहा था Q प्लस डेल्टा Q, मतलब पंप खींच रहा था इतना, लेकिन पंप जो है वो वहां से कुछ वाटर लॉस हो जा रहा है, ठीक है, लीक कर रहा है। तो इस तरीके से कर लेंगे 89, ठीक है। अगला सवाल, टू आइडेंटिकल पंप्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल। अगर दो आइडेंटिकल पंप पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हो, देन दे बूस्ट डिस्चार्ज, बूस्ट हेड। पैरेलल में तो यार डिस्चार्ज ही बढ़ाएंगे, तो आंसर ए ही हो जाएगा आपका, आंसर ए ही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल UPRUVNL में आया हुआ है। अ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स डिलीवर्स वाटर एट द रेट ऑफ 40 लीटर पर सेकेंड
तो ये कितना रहेगा 0.040 मीटर क्यूब पर सेकेंड। टोटल हेड जो दे रखा है आपको वो 30 मीटर दे रखा है। इफ द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ सेट कंडीशंस ऑफ पंप एंड इलेक्ट्रिक मोटर, सब कुछ मिला के जो है वो एफिशिएंसी 0.75 है। द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द मोटर, तो पावर रिक्वायर्ड आपसे पूछा है। पावर रिक्वायर्ड मतलब एक तरीके से साफ्ट पावर आपसे पूछी हुई है। पावर रिक्वायर्ड मतलब एक तरीके से क्या पूछी हुई है आपसे, साफ्ट पावर। ठीक है भैया, तो बताइए। तो भैया एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या होगा, गामा क्यू एच, यही तो होगा गामा क्यू एच। एच हाइट तक क्यू डिस्चार्ज को भेजने के लिए मुझे इतना आउटपुट चाहिए होगा। ठीक है, फाइनल आफ्टर लॉसेस, तो नीचे क्या आएगा साफ्ट पावर, कि लॉसेस को कंसीडर करने के लिए मुझे नेट इतनी पावर चाहिए और कुछ लॉसेस हो रहे हैं, 25% के लॉस हो रहे हैं, तो साफ्ट पावर कितनी चाहिए होगी। तो साफ्ट पावर इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा गामा क्यू एच और अपॉन में ईटा नॉट। सारी वैल्यूज रखिएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर आ भी क्या 13.8। ऑप्शन इसी का ए बता रहे हो क्या आप लोग, ये सॉल्व भी कर लिया आप लोगों ने, इतनी जल्दी सॉल्व भी कर लिया। तो गामा क्या हो जाएगा, रो कितना है हमारे पास 1000 और इंटू क्या 9.81 और क्यू कितना है 0.04 और हेड कितना है 30 और अपॉन कितना है 0.75। यह आएगा आपका किसमें, वाट में, और आंसर है किलोवाट में। तो 1000 से फर्दर डिवाइड कर दीजिएगा, 1000 से 1000 चला गया, ये डेसिमल चला गया। इसको 10 मान लूँ क्या, थोड़ी देर को आगे से 10 मान लूँ, तो 10 गुणा 4 गुणा 30 बटे 75, तो 25 थी या 75, ये दोनों चले गए, 3 से 3 4। गड़बड़ क्यों आ रहा है, गामा यानी कि रो जी, रो यानी कि 1000, जी यानी कि 9.81, एच हेड हमें कितना दे रखा है 30 मीटर और क्यू कितना दे रखा है हमें 0.04 दे रखा है, तो गामा क्यू एच हो गया और अपॉन ईटा नॉट। ईटा नॉट कितना है 0.75 है, इस डेसिमल से ये कैंसिल कर दो, इसको भी आप थोड़ी देर को 10 मान लो। अच्छा, इसको 1000 को भी गायब कर दो यहाँ से, तो ये 0 और ये 0 हटाओ, तो ऊपर आएगा 4 और ये रहेगा 25 थे, हाँ 16, लगभग 16 आएगा आंसर। 16 के सबसे क्लोज आंसर जो है आपके पास डी है, तो 15.7 15.7। ठीक है, अरे स्किप क्या करना है भैया, स्किप क्यों कर रहे हो इसे, ठीक तो है क्वेश्चन। बताइए कोई दिक्कत है किसी को, यार इतना तो हमने सिंपल सा आपको उसमें भी बता रखा है, किसमें, पाइप फ्लो वाले चैप्टर में। अगला सवाल, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference of head as shown by manometers connected between the inlet and outlet flanges of the pump is known as। तो आउटलेट और इनलेट का जो प्रेशर डिफरेंस, जो हेड डिफरेंस था, उसी को तो हमने क्या किया था, मैनोमेट्रिक हेड बोला था, याद है, पी नॉट अपॉन रो जी प्लस जेड नॉट प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g और माइनस क्या पी आई अपॉन रो जी, ये 2 नहीं आएगा, प्लस वी आई स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड आई। ठीक,
सवाल ध्यान से पढ़े। द डिफरेंस ऑफ हेड एज शोन बाई मैनोमीटर्स कनेक्टेड बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट फ्लेंजेस ऑफ द पंप। पंप के इनलेट और आउटलेट पर जो हेड डिफरेंस है उसको बेटा मैनोमेट्रिक हेड बोलते हैं। जो स्टैटिक हेड होता है ये केवल और केवल क्या होता है, समेशन होता है एच एस और एच डी का। आंसर इज ए, आंसर इज ए। देखिए ध्यान से, ये चीज आपको बताई गई थी अभी। ये चीज दिख गया बेटा। ये क्या है, आउटलेट पर हेड, और ये क्या है, इनलेट पर हेड। दोनों का डिफरेंस यही आपका क्या होता है, मैनोमेट्रिक हेड होता है। ये हमारा क्या होता है, मैनोमेट्रिक हेड होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, मतलब कल इस टॉपिक में। बाकी रात में 11 बजे तो आप लोगों ने आना ही है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस में ना, आज पहली क्लास रहेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। आज 1 घंटा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे मतलब बढ़ाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा कि सर आज बहुत लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने राजस्थान जेई की क्लास भी की, फिर जेपीएससी की, फिर ये कर रहे हैं। अभी शायद 10 बजे आप यूपी स्पेशल जीएस पढ़ेंगे, फिर 11 बजे फिर यहाँ आना है, खाना वाना भी खाना है, ठीक है। तो आज जल्दी फ्री कर देंगे, डोंट वरी। तो आप लोग 11 बजे आ जाइएगा, जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन हम लोग 11 बजे कर लेंगे। और कल 8 बजे हम पंप को समाप्त कर देंगे। थोड़ा रेसिप्रोकेटिंग पंप वैसे भी छोटा सा टॉपिक है। सर मेला लगा है ऐसा लगता है, अरे बस यहाँ पर चारों तरफ लाउड स्पीकर ही लाउड स्पीकर है, कहीं ना कहीं से आवाज़ आती रहती है। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ पंप, ठीक है। तो भैया क्या फॉर्मूला था स्पेसिफिक स्पीड का, एन एस बराबर एन अंडर रूट क्यू अपॉन एच की पावर 3/4। तो बेटा स्पेसिफिक, ये जो एन है आरपीएम, ये हो जाता है आपके पास t-1। डिस्चार्ज क्या था आपके पास, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो वॉल्यूम क्या, L3, और पर यूनिट टाइम यानी कि -1, और इसकी पावर कितना, हाफ। ये मुझे थ्योरी में करवाना चाहिए था, नहीं करवाया, तो आप लोग अब कर लीजिएगा। L की पावर 3/4, तो ये क्या हो जाएगा, T की पावर -1 और -हाफ जो है वो यहां से आ गया बच्चे, और L की पावर 3/2 और माइनस का 3/4। अब L की पावर को याद रखिएगा, शुरू में लिखा जाता है तो 3/2, तो LCM हो जाएगा 4, तो 2 3 6, 6 में से 3 गया 3, तो ये रहेगा L की पावर 3/4, और T की पावर कितना रहेगा, माइनस का 3/2। और वैसे M को लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर फिर भी आप M को लिखना चाहें तो आप M की पावर 0 यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपके पास स्पेसिफिक स्पीड आ गई, ये आपके स्पीड। सर आपके लिए अब मेला लगेगा, सर की डिमांड हाई है, काश ऐसा हो, हम तो यही चाहते हैं और उसी हिसाब से मेहनत भी करेंगे। आज बाल को लाइक्स कम रह गए, 245 पर गाड़ी अटक गई, कोई बात नहीं, अगली क्लास में कोशिश करेंगे 300+ की, ठीक है। तो भैया जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो, करते रहिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कहना पड़ेगा अब, ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना है चैनल को। तो आज बस इतना ही रोकना है बेटा, बाकी जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है इसके उनको कल करेंगे। कल हम हमें क्या पढ़ना है समझ लीजिएगा आप, मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका हो गया है, इसमें बस एक कैविटेशन का चैप्टर, थोड़ा सा कैविटेशन रह जाता है, कैविटेशन और प्राइमिंग ऑफ पंप वो पढ़ना है, मैक्सिमम पोर्शन हो गया, एंड देन आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो बड़े आराम से कल आपका पंप खत्म हो जाएगा, और डेफिनेटली आपको एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन पंप टरबाइन इस सबसे हाइड्रोलिक मशीन से मिलेंगे। एक आध क्वेश्चन वो जेट का जाता है फोर्स वाला, 1-2 क्वेश्चन टरबाइन के, 1-2 क्वेश्चन पंप के, उसमें आते हैं। तो कैमरा पर नहीं आएंगे, बता दिया था आपको कैमरा पर क्यों नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ, तो 8 से 30 बेटा ये जो है ये आपका एसआई यूनिट में, मैंने दोनों बताई हैं, आपने ध्यान नहीं दिया शायद बालक, मैंने दोनों बताई हैं। देखो मैंने जो बताई हैं वो दोनों यूनिट बताई हैं, देखो यहाँ पर ये रही, देखो ये लिखी हुई हैं, अपनी रेंज इससे मैच कर लो, ठीक है। यहाँ पर 860 को 900 दे दिया, ये आपके पास ये वाली जो रेंज है वो आपके एसआई यूनिट में है, और ये जो रेंज है वो आपकी एमकेएस यूनिट में। अतिथि गए
अभी 15 मिनट बाकी है, कोई बात नहीं, आज मैं भी थोड़ा जल्दी छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, आज मैं भी थोड़ा जल्दी छोड़ दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी बच्चों की सुन लेनी चाहिए, है ना, एकदम स्ट्रिक्ट टीचर बनने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। आज काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर आज छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, 11 बजे वापस भी आना है, कोई बात नहीं, आज छोड़ देते हैं 15 मिनट पहले, ठीक है। तो आप लोग खाना वाना खाओ, 11 बजे आइए। मैडम 11 बजे मिक्स क्वेश्चन भी करना है, 11 बजे क्या कहते हैं वो 2 की स्पीड पे क्या देखोगे। लाइव आने के लिए अलग से इवेंट बनाऊंगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं। वीटो भाई साहब मैं इसको चेक कर लूंगा दोबारा, डोंट वरी। ना ना, बातें बातें नहीं करनी है, मुझे भी तो अब अगली क्लास लेके आनी है ना आप लोगों के लिए, चिंता क्यों कर रहे हो। सर आपने सेंट्रीफ्यूगल पंप में फ्लो डायरेक्शन कॉन्वेक्स, बेटा आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने जो एरो बनाया था आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने एरो इस तरीके से बनाया था और आपको कॉन्वेक्स साइड की तरह एरो इस तरह से जा रहा है ना, ध्यान दीजिए। ये ध्यान दीजिए आप जो कह रहे हैं भाई साहब, ये ध्यान दीजिए इस वाले एरो पर। तो बेटा जब ये इधर हिट करेगा तो पानी यहां पर है ना, तो पानी पर चप्पू किधर चलेगा, पानी इस साइड में इधर टकराएगा, पानी कहां टकराएगा, यहां। तो पानी कौन सी साइड में टकरा रहा है, पानी कौन सी साइड में टकरा रहा है, कॉन्वेक्स साइड में। कॉन्केव साइड में क्यों नहीं, क्योंकि कॉन्केव रखते तो पानी यहां अंदर फंस जाता, बाहर नहीं जाता। लेकिन जब कॉन्वेक्स साइड से हिट करता है इस साइड से, तो पानी रुकता नहीं है, पानी क्या करेगा, बाहर जाएगा। तो कॉन्वेक्स साइड। अभी कैमरा पर इसलिए नहीं आ रहा हूं बच्चे, ताकि अगर मैं आगे फर्दर किसी प्रोटोकॉल में बंद भी जाऊं तब भी आपकी क्लासेस में एज इट इज लेता रहूं, ठीक है। और जो भी मेरे फेस वाले वीडियोस होंगे उनको बाद में हटा दिया जाएगा, लेकिन आपकी क्लासेस एज इट इज चलती रहेंगी, आपकी क्लासेस एज इट इज चलती रहेंगी, ठीक है। इस वजह से मैं कैमरा ऑन नहीं कर रहा हूं। डायनेमिक हेड बेटा वेलोसिटी v स्क्वायर अपन 2g ही होगा। चलिए थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही, जाओ खाना वाना खाओ, 11 बजे मिलते हैं, अभी तो फिर आना है, ठीक है। 11 बजे वाले सेशन के बाद में कर लेंगे बातें, ठीक है। आज 11 बजे फिर आना है प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू ऑल, 11 बजे आइए मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए।